नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम संक्रमण तत्व में उन्होंने आगे लिखे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें n-1d और n-s कक्षकों के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। इस कारण से ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। जैसे स्कैंडियम 3d1 4s2, तो s के यदि दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +2, d का भी यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो +3। टाइटेनियम 3d2 4s2, तो यदि 2 निकल जाए s के तो +2, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन और निकल जाए तो +3 और +4। इसी तरह से बेरिलियम 3d3 होता है तो इसमें +2 +3 +4 +5। क्रोमियम 3d5 4s1, तो +1 यदि s का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, +2 +3 +4 +5 +6 ये परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती है। Mn में 4s2 3d5, तो +2 +3 4 5 6 7 तक परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती है। अब जब अपन Fe में जाते हैं तो इसका विन्यास होता है 3d6 4s2, तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं आ पाएगा। इस कारण से ये संयोजकता दर्शाते हैं +2 3 4 5 6, और युग्मित इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। 2 3 4 5 6। कोबाल्ट 3d7, इसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +2 +3 +4 +5। निकल 3d8 4s2, तो इसमें 2s के निकले तो +2 +3 +4 +5। निकल 3d8 4s2, तो +2 +3 +2 +3 तक ये ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। कॉपर 3d10 4s1, तो ये +1 +2 ऑक्सीकरण दर्शाते हैं। Zn में 3d10 3d पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अतः ये +2 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिडॉक्स पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। किसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के आयनों के मध्य का जो विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। मान लो अपन ने एक जिंक का बना हुआ पात्र लिया, उसमें अपन ने एक पात्र लिया जिसमें जिंक का बना हुआ इलेक्ट्रोड और ZnSO4 सॉल्यूशन बना हुआ है। दूसरा लिया कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना हुआ है। दोनों का कनेक्शन कर दिया बैटरी के साथ, तो अपन क्या देखते हैं कि जब दोनों की क्रिया होती है तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। यदि यह 291 केल्विन ताप 1 मोलर सॉल्यूशन और 1 atm दाब पर मोल किया जाए तो इसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। आती है अगला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। H को मानक मानकर विभिन्न तत्वों के उठते बढ़ते या घटते क्रम में ई रिडॉक्स के इसे इस तरह से सेट किया जाता है। लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक ऋणात्मक है। ये प्रबल अपचय की तरह कार्य करता है। जो सबसे नीचे है CuAgA। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग क्या है? इस सीरीज में जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और उनका ऑक्सीकरण आसानी से होता है, और वे जो नीचे है उनका अपचयन आसानी से होता है।
तो जिनका ऑक्सीकरण आसानी से होता है वो अपचय की तरह कार्य करते हैं, और जिनका अपचयन आसानी से होता है वो ऑक्सीकरण की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन बनता है, संक्रमण तत्वों का ई रिडॉक्स उच्च ऋणात्मक है परंतु ये अधिक क्रियाशील नहीं है, क्यों? अपन देखते हैं कि आयरन है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब जब वातावरण में खुले छोड़ दिए जाते हैं तो इनके ऊपर इनकी ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है, और ये पतली परत एक रक्षा कवच की तरह कार्य करती है। इनका आईपी व वाष्पीकरण ऊष्मा का मान उच्च है और जल योजन ऊर्जा का मान कम है, अतः ये इन तत्वों का ई रिडॉक्स उच्च ऋणात्मक होते हुए भी इनकी क्रियाशीलता कम है। फिर अगला क्वेश्चन मिलता है कि जिंक के बने हुए पात्र में यदि कॉपर सल्फेट लिया रखा जाए तो क्रिया होगी या नहीं होगी? तो देखते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट इन दोनों में अधिक क्रियाशील है जिंक। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विलयन में से हटा देती है, यानी क्रिया होगी, बनेगा ZnSO4 और C। अर्थात अपन जिंक के बने हुए पात्र में कॉपर सल्फेट लंबे समय तक नहीं रख सकते। यदि इसका उल्टा किया जाए कि कॉपर का बना हुआ पात्र है और जिंक सल्फेट इसमें रखा हुआ है तो कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को विलयन में से नहीं हटा सकती, कोई क्रिया नहीं होगी, रखा जा सकता है। फिर जो अधिक क्रियाशील धातुएं यानी हाइड्रोजन से जो बाईं और जितने भी धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके H2 गैस देती है, और H के जो दाईं ओर की धातुएं हैं ये अम्लों से H2 गैस नहीं देती। क्रिया तो कर सकती है पर H2 गैस नहीं देती। तो अधिक क्रियाशील धातुएं अम्लों से H2 गैस देती है, और हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातुएं अम्लों से क्रिया करके H2 गैस नहीं देती। धन्यवाद।